हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद चौर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। तो चलिए शुरू करते हैं। You have seen several kind of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. यानी कि आप लोगों ने अपने अगल बगल कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी और कुछ एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हम लोग अपनी नॉर्मली आईज से नहीं देख सकते, उन्हें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या तो फिर माइक्रोब्स कहते हैं, यानी कि जो हम लोग आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread get spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structures are and where do these come from? यानी कि जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने ये ऑब्जर्व करा होगा कि जो रेनी सीजन होता है उसमें क्या होता है कि कोई सी जो ब्रेड होती है वो स्पॉइल कर जाती है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक मैग्नीफाइंग ग्लास से कि उसमें कुछ टाइनी पोर्स होंगे, कुछ टाइनी ग्रेइश जैसा कुछ आइटम होता है ग्रे कलर का, बहुत छोटा सा, वो आप उसमें देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि वो छोटा सा स्ट्रक्चर होता क्या है, कहाँ से वो आता है? तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें ये स्टार्ट होता है एक एक्टिविटी के साथ, एक्टिविटी 2.1। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? यानी कि पहले आपको कोई मॉइस्चर्ड सॉइल यानी नमी वाली मिट्टी को कलेक्ट करना है और उसे एक फील्ड से लेना और एक बीकर में रख लेना है। उसके बाद उसमें क्या कहते हैं उसमें पानी को उसमें मिला देना है। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा वो डालना है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसमें मिट्टी में फिर पानी डाल देना है। फिर आपको जो उसमें आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, फिर जो आपको दिखेगा वो आप बताना। Activity 2.2. Take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. यानी कि आप लोग एक पॉन्ड से, एक तालाब से पानी लेना, उसके कुछ ड्रॉप्स को, और उसे एक ग्लास में रख देना और उसे थोड़ा हिला देना, स्लाइड कर देना, स्प्रेड कर देना। फिर उसको आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना। आपको क्या मिलेगा? डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आपको उसमें से कुछ टाइनी ऑर्गेनिज्म जो इधर उधर मूव कर रहे वो आपको दिखेंगे? फिर आप बताइए। These observations show that water and soil are full of tiny organisms. Though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes in size that they cannot be seen with the unaided eyes. यानी कि ये जो आप लोगों ने एक्टिविटी देखी, इसमें आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन ये होगी कि जो सॉइल है और जो वाटर है, इसमें ये फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी ये पूरा सॉइल और वाटर टीनी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है। लेकिन जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उन लोगों को हम लोग माइक्रोब्स की कैटेगरी में तो रखेंगे नहीं। जो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दे कैन नॉट बी सीन विद अनएड आइज. सम दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो एक स्मॉल साइज में होते हैं जो कि हम लोग अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। और जो फंगस होता है जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो होता है, जो ब्रेड होती है वो जब स्पॉइल कर जाती है तब वो ग्रो होता है, उसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, तो वो भी एक माइक्रोब्स होता है। Other cannot be seen without the help of microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. और जो बाकी के जितने भी वो हैं, क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स, फंगस, वो सब हम लोग अपनी अनेक आँख से नहीं देख सकते। वो लोग
विदाउट यूजिंग द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम लोग उसे नहीं देख सकते। ये इसलिए क्योंकि ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी जिन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये भी क्लासिफाई करे गए हैं 4 मेजर ग्रुप्स में। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टीनी ऑर्गेनिज्म, उन सबको तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये 4 मेजर ग्रुप्स में बटा हुआ है, जिनमें से एक बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। बैक्टीरिया जो है उसको हम लोग कहते हैं सब बैक्टीरिया है। ये सब बैक्टीरिया एक ग्रुप है बैक्टीरिया। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 एंड फिगर 2.4। ये हम लोग आगे चलते हैं। फिर हमारा फिफ्थ क्या है ग्रुप? वायरसेस। Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. They, however, reproduce only inside the cells of the host organisms, which may be a bacterium, plant or animal. यानी कि ये जो वायरस है ये भी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, लेकिन ये जो 4 मेजर ग्रुप है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, इनसे अलग है। क्योंकि इसलिए अलग है क्योंकि ये तब रिप्रोड्यूस होता है, इसके सेल तब रिप्रोड्यूस होते हैं जब इसके सेल किसी होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर चले जाते हैं। वो होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे कि मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, यानी कोई भी वो बैक्टीरियम हो सकता है या प्लांट या एनिमल के अंदर जब वायरस जाएगा तभी ये रिप्रोड्यूस हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। यानी कि जैसे कॉमन कुछ डिजीजेस है, कॉमन डिजीजेस जैसे कि एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू और कफ, ये सब वायरस की वजह से होता है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। और जो सीरियस डिजीजेस होती हैं जैसे कि पोलियो होती है, चिकन पॉक्स होता है, ये सभी वायरस की वजह से ही होता है। Disease like dysentery and malaria are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis is TB आर बैक्टीरियल डिजीजेस। यानी कि ये जो डिजीज हैं कुछ मलेरिया, डायसेंट्री, ये सब प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। और ये जो टाइफाइड और ट्यूबरक्यूलस होता है, टीबी जिसे कहते हैं ट्यूबरक्यूलस, ये भी ये होता है बैक्टीरियल डिजीज से। यानी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे टाइफाइड और ट्यूबरक्यूलस होता है, जिसे हम लोग टीबी भी कहते हैं। और जो डायसेंट्री और मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। तो ये जो मच्छर जो है सब प्रोटोजोआ में आते हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 and 7। तो आप लोगों ने ये जो ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे बैक्टीरियल, ये मलेरिया, डायसेंट्री, प्रोटोजोआ, सब ये आप लोगों ने 6 या 7 पे पढ़ा होगा। तो ये जो हम लोग उतनी देर से बातें कर रहे हैं फिगर 2.1, फिगर 2.3, ये सब फिगर ये हैं। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट की 2 पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये रेड और ये ब्लू, ये दोनों क्या है? बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल ग्रुप है। और ये जो इधर आप देख रहे हैं 2.2 पे, ये एल्गे ग्रीन कलर का होता है। इसमें जो पहला आता है क्लाइमिडोमोनास और फिर सेकंड आता है स्पाइरोगायरा। ये दोनों क्या है? एल्गे ग्रुप के अंदर आते हैं। फिर प्रोटोजोआ में जैसे एक है पैरामीशियम और एक है अमीबा। ये जो अमीबा और पैरामीशियम, जो अमीबा है तो पानी से हमारे अंदर जाता है, फिर हम लोग को बीमार कर देता है। फिर थर्ड ग्रुप कौन सा है? फंगी। इसमें आता है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ये सब फंगी के ग्रुप्स हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ लिया। अब हमारा सेकंड टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इससे भी हम लोग इसी में कंप्लीट कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके भी काफ़ी सारे प्रोज एंड कॉन्स, ऐसा आप कह सकते हैं, इनके भी होते हैं। यानी कि ये हम लोग को कभी कभी फ्रेंड बन जाते हैं तो कभी कभी हमारे लिए एनिमी भी होते हैं। तो इनका जो फर्स्ट पर्पस होता है, अच्छा पर्पस, हेडिंग ही यही है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये
जो प्रिपरेशन होती है दही, कर्ड, ब्रेड एंड केक, ये इन्हीं से होता है। यानी कि जो दही है उसमें भी आप लोग को पता होगा काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो सब बैक्टीरियाज होते हैं, वो सब यही फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जो ब्रेड होती है इतनी स्पंजी होती है, ये किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ये जो केक होता है, केक भी स्पंजी होता है। आप क्रीम हटाएंगे केक से तो बाकी सब स्पंजी स्पंजी बचेगा, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये अल्कोहल बनाने के लिए भी ये यूज होती है। They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic wastes, vegetable peels, remains of animals' feces, etc., are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं ये बहुत फ्रेंडली भी होते हैं, यानी कि ये हमारे फ्रेंड भी होते हैं एक टाइप से। जैसे कि अभी आपको बताया कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड और केक बनाने के लिए, और अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए भी ये यूज़ होते हैं। और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट हम लोग उससे कहते हैं जो होती है वेजिटेबल पील्स, सब्जी के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स का जो उनका वेस्ट होता है वो फीसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस। यानी कि उन्हें हार्मलेस से ब्रोक करके उन्हें यूजेबल सब्सटेंस बनाते हैं बाय द यूजिंग ऑफ बैक्टीरिया। आप लोग ये रिकॉल करिए, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मेडिसिन को बनाने के लिए भी इस्तेमाल करे जाते हैं। और एग्रीकल्चर में ये बैक्टीरिया ही होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था कौन सा, फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये भी खत्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी खत्म होता है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो चलिए इसे भी स्टार्ट कर लेते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो 7th में कि ये जो मिल्क है इसको कर्ड बनाने का जो प्रोसेस होता है ये सब बैक्टीरिया के द्वारा हुआ जाता है। Curd contains several microorganisms of these, and the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd। यानी कि मिल्क होता है उसमें एक शुगर होता है जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। वो लैक्टोबैसिलस में जब बैक्टीरियम आता है तो वो उसको कर्ड बना देता है। It multiplies in milk and converts it into the curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles, and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idlis, and bhatures is curd. Can you guess why bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis, and dosa बटर? यानी कि ये जो मिल्क होता है ये मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब कि लैक्टोबैसिलस मिल्क को मल्टीप्लाई कर देता है और उसे कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये जो मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स, अचार और चीज होती है इन और अदर फूड आइटम्स, इनको भी बनाने में ये बैक्टीरिया आते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे रवा, सूजी, इडली, भटूरे, ये कर्ड, ये इन सब में बैक्टीरिया होते हैं। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं बैक्टीरिया एंड यीस्ट आल्सो हेल्पफुल? ऐसा क्यों है? ये जो बैक्टीरिया और यीस्ट है ये सब हेल्पफुल है फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस और इडली, डोसा, बटर। तो ये हमारी एक और हेडिंग थी यहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो इसे भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। इसके ऊपर एक और थी, where do microorganisms live? Microorganisms may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular, such as many algae and fungi. They live in all type of environment ranging from ice, cold climate to hot springs and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals, including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है
ये सिंगल सेल होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेल्यूलर। और जो एल्गे और प्रोटोजोआ होते हैं वो सब मल्टीसेल्यूलर होते हैं। तो ये जो एल्गे और फंगी है ये सब मल्टीसेल्यूलर होते हैं, और प्रोटोजोआ बैक्टीरिया ये सब सिंगल सेल्यूलर होते हैं, और एल्गे और फंगी मल्टीसेल्यूलर होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सारे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। आइस में भी रह सकते हैं, और स्प्रिंग, हॉट, डेजर्ट, मार्शी लैंड सब में रह सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये प्लांट्स में भी रह सकते हैं, एनिमल्स में भी रह सकते हैं, और ह्यूमंस में भी रह सकते हैं। और जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, जबकि वो एग्जिस्ट करते फ्रीली। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, ये हमारी सेकेंड टॉपिक थी, तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये कभी कभी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, तो कभी कभी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और हमें डिजीज कॉज करते हैं। तो अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी इधर ये हेडिंग थी, ये जो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ये हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, इधर इसका थोड़ा सा पार्ट रह रहा है। तो ये yeast reproduce rapidly and production carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill in the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, पेस्ट्रीज एंड केक्स। यानी कि जो ईस्ट होता है, जैसे कि आपने कोई आटा रखा, आटा रखा, आपने रख दिया कहीं पर, फिर आप उसको 2 या 3 घंटे या शाम को देखेंगे आकर के, तो वो काफ़ी फूल गया होगा। उसमें क्या होता है कि जितने उसमें आटे में ईस्ट हो जाते हैं, और ईस्ट उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिल कर देते हैं। इससे उसका जो वॉल्यूम होता है आटे का वो बढ़ जाता है, और उसको फिर वो स्पंजी हो जाता है। फिर उससे ब्रेड्स बनती हैं, पेस्ट्रीज, केक्स और ढोकले जो होते हैं ये सब उससे बनते हैं। तो ये जो हमारी हेडिंग थी मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड ख़त्म हो चुकी है। अब हमारी सेकंड हेडिंग है, सेकंड टॉपिक है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।